आदिकाल से ही हमारे देश के मनीषियों द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उपेक्षित, वंचित, असहाय, निसहाय आदि के सेवार्थ काम किया जाता रहा है। यद्यपि उस काल में यह सेवार्थ कार्य धार्मिक अवप्रेरणा से, पाप पुण्य की भावना से ओतप्रोत होते थे तथा इस प्रकार के कार्य प्रायः ऋषि मुनि तथा राज्य के सक्षम लोगों के द्वारा किया जाता रहा। यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने पुराणों को टटोलें, तो हमें यह महसूस होता है कि भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण पहले वह सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाकर न्याय की सत्ता कायम करी। हमने उन्हें भगवान कहा। कालांतर में इसी भगवानी रूप ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। इसी प्रकार जैसे आज हम किसी स्वैच्छिक संस्था एनजीओ द्वारा सामाजिक किए जा रहे कार्यों को मान्यता देते हैं, उस समय धार्मिक संस्थाओं के संचालित होने की प्रबल संभावना है। इसी कारण ही शंकराचार्य, परशुराम, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सगुणवाद, निर्गुणवाद आदि अस्तित्व में आते हैं तथा हमारी भारतीय संस्कृति में रच बस जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह संस्थाएं थीं या व्यक्तिवाद से अप्रेरित विचारधारा और उपाधियां। कुछ भी हो, इतना तो तय है कि कालांतर में इनका स्थान स्वयंसेवी संस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ले लिया और यहाँ प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज सहित अनेकानेक संगठनों ने जन्म लेकर भारतीय समाज की कुरीतियों, प्रदूषित परंपराओं आदि का चिन्हांकन कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया तथा सनातनी वैदिक कालीन सभ्यता में पैर पसार चुके आडंबरों तथा कर्मकांडों की जटिलता को दूर करने के लिए नए नए धर्म व पंथ की स्थापना की। आधुनिक काल भारत का संक्रमण काल रहा है तथा देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु तमाम सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया, तब हम जाकर आजाद हो पाए। इसी दौरान वैश्विक स्तर पर तथा हिंदुस्तानी अवाम में कई संगठन ने जन्म लिया तथा बेहतरीन कार्य की ढांचागत व्यवस्था को प्रस्तुत कर भारत की तकदीर बदल दी, जिसमें से मुख्यतः हम रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य तत्कालीन संगठनों को ले सकते हैं। अतः यह कहना समाचीन होगा कि सरकार व सत्ता की मददगार व विरोधी दोनों ही रूपों में यह स्वैच्छिक संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा से ही रहे हैं। इन्होंने जब भी हुंकार भरी है तब देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे वह लोकपाल विधेयक के संबंध में हो या महिला बच्चों के उत्पीड़न के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के निर्माण के संबंध में हो या देश से निर्धनता भगाने, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें स्वैच्छिक संस्थाओं व समाज सेवी
अपरिहार्य मालूम होते हैं। मेरा तो यह मानना है कि वास्तव में हमारा लोकतंत्र 3 खंभों पर नहीं बल्कि 5 खंभों पर टिका हुआ है। ये खंभे हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और स्वैच्छिक संस्थाएं तथा सामाजिक कार्यकर्ता। आइए आज हम जुड़ते हैं इसी से संबंधित एक वर्चुअल बहस में, जिसमें विषय विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक वर्चुअल मीटिंग में, जिसका टॉपिक है मौजूदा परिस्थितियों में सरकार के सम्मुख चुनौतियां तथा क्या स्वैच्छिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता मददगार हो सकते हैं सरकार के। शिक्षा हमारे लिए सबसे अनिवार्य और आवश्यक जो जरूरत है। क्या कारण है कि आज हम अपने 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जहां पर फीस नहीं लगती है, जहां पर कपड़े मिलते हैं, किताब मिलते हैं और जहां अध्यापक की न्यूनतम तनख्वाह 40,000 है, 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, वहां हम अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेजते हैं। लेकिन अपने बच्चों को घर से 10 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में, जहां अध्यापकों को 5,000, 7,000, 8,000 से अधिक तनख्वाह नहीं मिलती, पसंद करते हैं। लेकिन जब आप बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन में आएंगे तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, किसी सरकारी कॉलेज में पढ़े या किसी सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़े। तो मुझको ये लगता है कि इस देश में जो सबसे सकारात्मक और सबसे मजबूत काम करने की आवश्यकता है, वह इस शिक्षा के अंदर जो ये भेद दूर करने में मुझको लगता है कि सामाजिक संस्थाओं को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है जो वो निभा सकती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में मैंने देखा है कि विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने किस प्रकार से जरूरतमंदों की मदद की है, उनको भोजन देने की, उनको कपड़ा देने की। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय लोग थे जो इस संकोच में थे कि कहीं वो सरकारी मदद भी नहीं मिल रही थी, न मदद लेने चलना चाहते थे। उनको भी जिस प्रकार से स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए नमन करता हूं। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना के साथ क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरी अभी कानपुर की जो दुखद घटना हुई है, मैं अभी एबीपी न्यूज चैनल पर डिबेट में था और अभी एक और चैनल पर मुझको डिबेट में जाना है, इसलिए मैं पूरी डिबेट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो सबसे क्षमा के साथ। लेकिन मेरे इस अनुरोध पर ज्योति जी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार चर्चा जरूर हो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ये भेदभाव है, जो इतना बड़ा डिफरेंस है, उसको दूर करने में सामाजिक संस्थाओं के लोग, राजनीतिक लोग, आर.एस. वर्मा साहब ऐसे रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, ये क्या हम लोग भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भी एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए। सबको मेरा सादर प्रणाम, अभिवंदन। बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आशा करेंगे फिर आपसे हम जुड़ेंगे। हेलो, हमारे बीच में अनीता जी कुछ कह रही थी, प्लीज अनीता जी आप कंटिन्यू करें। दीदी, मैं अनीता श्रीवास्तव प्रयागराज से कायस्थ पाठशाला की निर्वाचित सदस्य और कायस्थ कांग्रेस हूँ और बेटी बैंक की कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जितने भी स्वयंसेवी संस्थान उन सब पे चर्चा होगी और उन सबकी जिम्मेदारियों को बताया जाएगा। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस पे वार्ता होनी चाहिए ताकि जितने भी काम सरकार तक, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो एक्टिव लोग हैं उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा एनजीओ को, अगर वो प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा बताए गए सारे कार्यक्रमों के तहत। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में सिन्हा सर जुड़ चुके हैं। सिन्हा सर को सादर प्रणाम करते हुए मैं सिन्हा सर को अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सच कहा गया है, सतगुरु सासम कोई नहीं, सात द्वीप
नौखंड, 3 लोक न पाइए और 21 ब्रह्मांड। तो यहाँ पर आदरणीय आर.के. सिन्हा जी हम सभी के अभिभावक के रूप में हमारे साथ हैं। सिन्हा जी गुरु के रूप में सदा साथ रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसी तरह से नीरा शास्त्री दीदी, हमेशा उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप दोनों को सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं नीरा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, नीरा दीदी प्लीज आप अपनी बात कहें, इस विषय पे कुछ रोशनी डालें। सभी को सादर प्रणाम। दादा आर.के. सिन्हा को बधाई देना चाहूंगी। बहुत सुंदर किया है, बहुत है कि आज से को मदद कर सकते हैं। सब ये जानते हैं कि एनजीओ आँख और कान सरकार में जो नीतियां तय होती उसको ज्योति दी जो बोल नहीं रही है वो अपना म्यूट कर ले तो आवाज अच्छी आएगी। ज्योति दी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, सभी लोग म्यूट कर ले तो आपको ज्यादा अच्छे सुनाई पड़ेगा। नीरा दीदी बहुत अच्छी बात बोल रही है, जब आपको बोलना हो करें। नीरा दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जी दीदी, नीरा दीदी को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करिए प्लीज। जी दीदी। Can you hear me now? जी दीदी सुनाई दे रही। जी दीदी आवाज आ रही। दीदी आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि जो संस्थाएं होती हैं वो सरकार की आंख और कान होते हैं। सरकार में जो नीतियां तय होती हैं, चाहे वो पोलियो हो गया या HIV हो गया या कोरोना है, उसके नाते जो नीतियां तय होती है उसको धरातल पे ले जाने का, मूर्त रूप देने का काम हमारी संस्थाएं करती है। और बहुत बड़ी बातें मैं नहीं बता सकती, पर टाटा स्टील में मुझे अवसर मिला टाटा स्टील डेवलपमेंट का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, यहाँ से ऑफिसर के नाते दिल्ली में की स्थापना की, तो वहाँ भी को ले जाना और पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का काम किया, तो उससे जो अनुभव आया है मुझे और संगठन का भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए, वही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ। तो देखने में ये आया कि चाहे वो पोलियो था, तो पोलियो इरेडिकेशन में जिस प्रकार से रोल रहा, HIV का था तो किस प्रकार से वो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट ना हो, वायरस कैसे ना फैले, इस सब को जो इम्प्लीमेंट लेवल पर गया वो संस्थाओं द्वारा ही गया और संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब इस वक्त जो है जन जागृति, अब जब तक अगर वैक्सीन आती है तो इस वैक्सीन को नीचे तक ले जा करके जन जागृति कैसे की जाए, कैसे घर घर तक पहुंचे, एक ये अभियान की प्लानिंग हो सकती है, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि मास्क के वितरण है, भोजन का वितरण है, और अगर हमारे प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे साइकिलों से या पैदल जा रहे थे, उनकी आवाज बन करके सरकार तक पहुंचना, ये काम भी बखूबी किया गया। तो ये इस प्रकार से संस्थाओं ने जितने भी काम किए हैं अब तक, तो हमारी आज की परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे पास सारा ऐसी ग्रास रूट लेवल पर छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो इस काम को घर घर पहुंचा सकती हैं, बात को पहुंचा सकती हैं। अब इस वक्त कोरोना के चलते किस प्रकार से मास्क लगा के चलना चाहिए, डॉक्टर्स का कहना है कि सिंपल एक आपके नाक और मुंह से जो वायरस अंदर जाता है, अगर ये आपका मास्क कवर रहता है तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपका हो जाता है। हाथ धोने की बात माननीय मोदी जी को टीवी पे आकर के दोबारा कहना पड़ा
कि अनलॉक 2 में जिस प्रकार से लोग एकदम निश्चिंत हो गए हैं, ये बड़ी घबराहट पैदा कर रहा है। तो अनलॉक 2 में हमारी दुकानें भी खुल गई हैं, स्कूल भी खोलने की बात हो रही है, ऑफिसेस खुल गए हैं। तो ऐसे में हम कोरोना के साथ कैसे केयरफुली अपने आप को बचा करके चले, इसकी जन जागृति का बहुत बड़ा दायित्व संस्थाओं पर मुझे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कुछ और बातें हैं जहन में, मैं धीरे धीरे रखूंगी। सब लोग अपनी बात कहें, मैं और बातें बीच में जोड़ते रहूंगी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ज्योति मैडम जी दीदी, बीच में बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा अगर आपका आदेश हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ज्योति मैडम, लोकतंत्र में अभी तक 3 स्तंभ बताए गए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बाद में चौथा स्तंभ एक माना गया मीडिया को। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप 1857 में जाएं और ये देखें कि जब हम सती प्रथा का अंत हुआ था, जैसा कि पिछली मीटिंग में आदरणीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने उसकी व्याख्या करी थी, तब राजा राम मोहन राय जी ने जब अलख जगाई है, तो राजा राम मोहन राय जी कौन थे? वो एक हमारे लिए, भले वो एक राजा थे, लेकिन हमारे लिए वो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही थे। और आज की मीटिंग का भी यही सार है, यही प्रारूप है कि सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए या एनजीओ की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर केवल हम इलाहाबाद की बात करें या अगर हम पूरे राष्ट्र की बात करें, तो आप ये देखिए कि जब आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, तब लोकायुक्त की परंपरा हमारे यहाँ चालू हुई है। लोकायुक्त तब जो है बनाया गया। जब बचपन बचाओ आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी जी ने आंदोलन छेड़ा, सर्कस से बच्चे, उन्होंने बाल श्रमिक को पकड़ा, तमाम समस्याएं उनके सामने आई, तब जाकर के उस आंदोलन को एक धार मिली, एक सही दिशा मिली। उसी तरीके से मैडम जी इलाहाबाद में तमाम चकला घर संचालित थे और कम से कम वो 400-500 सालों से लगातार संचालित थे। लेकिन एक अदने से अधिवक्ता सुनील चौधरी नामक अधिवक्ता ने एक रिट फाइल करी, जनहित याचिका योजित करी है, और उसकी जनहित याचिका पर गुड़िया संस्था, जो कि केबीसी में पिछले बार कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने, मेगा स्टार जी ने बुला करके उनको सम्मानित भी किया था गुड़िया संस्था के। उसी गुड़िया संस्था ने इसी इलाहाबाद में उस चकला घर को बंद करा दिया। आज की डेट में वो चकला घर इलाहाबाद में, बनारस में कहीं भी संचालित नहीं है। तो हम कैसे अनदेखी कर सकते हैं कि सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ की भूमिका इस समाज में नगण्य है। आज की परिस्थितियों में अधिकांश लोगों के दिमाग में यही बात होती है, आप जिससे भी एनजीओ की बात करें या सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें, उनके दिमाग में एक बात होती है कि खाने कमाने की इसकी व्यवस्था है। हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज भी वही स्थिति है। इलाहाबाद में ही स्त्री अधिकार संगठन ने कई ऐसे काम किए जिससे नीतियां बनी हैं। इसके अलावा मनोज श्रीवास्तव की ग्लोबल ग्रील्स एक संस्था है, उसने 2013 में एक रिट फाइल करी हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पॉलीथीन को बैन कर दिया जाएगा कुंभ के दौरान, और कोई भी पॉलीथीन जो है मार्केट में ना तो बिकेगी और ना चलेगी। कुंभ के दौरान इलाहाबाद में पॉलीथीन की बिक्री नहीं हुई और मतलब साफ सुथरा रहा। इसी तरीके से मूर्ति विसर्जन पर भी, जो मूर्तियां हम लोग गंगा यमुना में बहाते थे, उसको विसर्जित करते थे, उस पर भी माननीय हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने सुधांशु श्रीवास्तव की रिट पर जो है उन्होंने फैसला दिया कि नहीं, अब जो है इसके लिए आप अलग कोई व्यवस्था करिए, कोई तालाब खुदवाइए, उसमें जो है विसर्जित करिए, गंगा और यमुना में मूर्तियां विसर्जित नहीं होगी। तो मैडम यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सोशल वर्कर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे एनजीओ ये एक नियंत्रण का काम कर रहे हैं। सारा काम तो सरकार ही करती है, पॉलिसियां सरकार बनाती है, सरकार ही कार्य योजनाएं प्रारूप तैयार करती है, सरकार की योजनाओं पर हम मतलब प्रशासन उसको लागू करता है, लेकिन उसको जो है धार जो देने का काम है वो आज की डेट में
ये एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। भले ही हम उनको नगर आके, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत से एनजीओ और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता मतलब अगर समाज की वो इस समय मेरुदंड, हम उनको कहेंगे कि वो समाज के मेरुदंड ही है इस समय। ज्योति जी बिल्कुल ठीक बात दीपक जी आप कह रहे हैं कि समाज के मेरुदंड है, सही बात है। ये किसी कोई नहीं कहता कि नगण्य उनकी भूमिका, सामाजिक संस्थाओं की या सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका नगण्य है। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि ये समाज में ये भ्रम व्याप्त है, या कहें कि कुछ लोगों के कारण आ गया है भ्रम, ये कि सामाजिक संगठन जो है वो जन सामान्यतया खाने कमाने की प्रक्रिया है। हमारे बीच में बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ती कविता राजादा जी हैं, बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, वो हमसे जुड़ी हैं। मैं चाहूंगी कविता जी आप कुछ बोले, हमारी बहुत प्रिय मित्र भी हैं। कविता जी अनम्यूट कर ले प्लीज। कविता जी हाँ जी, नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है जी, आज मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। आपने मुझे जोड़ा और मुझे विचार अपने रखने का अवसर दिया। तो जो आज ये टॉपिक आपने रखा है और अभी दीपक जी ने जो कहा, उस बात पे मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि जो हमारे एनजीओस हैं, एनजीओस बहुत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने, शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने उनसे भी अपील की थी और बोला भी था कि आप लोग मदद करिए। देखिए, सरकार जो है वो बाद में देखेगी हमारे आसपास क्या हो रहा है, किसको खाना है, किसको नहीं है। तो हमने खुद देखा मध्यम वर्गीय परिवार के ऐसे लोग जो कि बेचारे कह नहीं सकते, उनकी हालत ये थी कि ना वो बोल सकते हैं, इज्जत का उनको था डर, और उसके बावजूद उनको हम लोग, आसपास के लोग जो हम जानते थे, और हम लोगों ने मदद की है। तो मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से, ज्योति जी, जुड़ी हुई हूँ, आपको पता भी होगा। और जो उन्होंने एक बात कही कि खाने कमाने का साधन है, तो ऐसे भी मेरे प्रकाश में है, मेरी भी नॉलेज में है। वो क्या होता है, वो शुरू में ये काम करते हैं, फिर उनका यही काम हो जाता है और उसमें खाना कमाना उनका ऐड हो जाता है, लेकिन मदद वो फिर भी कर रहे हैं। तो एक चीज मैंने, एक आपने अभी कविता बोला, तो मैंने एक, हमारे आगरा में रामलाल वृद्धाश्रम है, एक बहुत बुजुर्ग महिला 102 वर्ष की, और मैं एक बार गई, मैंने वहां देखा कि उनकी हालत ऐसी थी, उनको उठा के गोदी में बैठा देते थे, सामाजिक संस्थाएं आती थी और सम्मान देके, कुछ शॉल देके और कंबल देके चले जाते थे। मैंने उस पे भी कविता लिखी, और आप इजाजत देंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी। लेकिन आज जो है, सुनाओ? जी जी बिल्कुल जी हाँ, तो सुनाती हूँ मैं। वो महिला क्या सोचती है, जब वो मुझे अकेले में मिली और मैंने उनका दर्द जानना चाहा, उस महिला ने अपना दर्द मुझे बताया कि एक 50,000 की एफडी के लिए उसके बच्चों ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूँ, उसका दर्द। जी, स्वागत है, स्वागत है। एकांत थोड़ा तो चाहिए आंसू बहाने के लिए, हमदर्द कोई तो चाहिए दुखड़ा सुनाने के लिए। वो क्या कहती है, इन आंसुओं को रोकने कोई नहीं मुझको मिला, इन आंसुओं को रोकने कोई नहीं मुझको मिला, लेकिन हजारों हैं खड़े छिर से सताने के लिए। वो फिर क्या कहती हैं, किससे शिकायत मैं करूं, सब छोड़ कर ही जा चुके, मैं जागती थी रात भर जिसको सुलाने के लिए। ये छोटा सा अंश मैंने प्रस्तुत किया ज्योति जी, क्योंकि आपने बोल दिया था कि मैं कविता भी लिखती हूँ। तो जब हमारी बात हो रही है कि संस्थाएं का, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़कर, और मैं धीरे धीरे अपने विचार, आप जैसे जैसे बुलाते जाएंगे हम विचार प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी बिल्कुल जी। अब मैं
बात विषय को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी, जिस तरह से सामाजिक संगठन के बारे में बातें हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है जो लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हैं वही कार्य करते हैं। अन्यथा जो लोग अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से समाज के बीच में रहते हैं, समाज के सुख दुख को समझते हैं, रखते हैं और अपने सुख दुख साझा करते हैं, ऐसे भी लोग बहुत सारे हमारे बीच होते हैं। और बात करूं अगर कोरोना काल की, मैं हमारे बीच में पूनम चौहान जी हैं उत्तराखंड से। संगठन से जुड़ना ही उनके लिए काफी नहीं है, वे हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती हैं जो जरूरतमंद हैं या उन्हें किसी भी तरह की जरूरत है, आर्थिक मदद चाहिए, शैक्षिक मदद चाहिए या किसी और तरह की मदद चाहिए, हमेशा वो उनके साथ खड़ी रहती हैं। मैं चाहूंगी पूनम जी अपनी बात रखिए यहाँ पे। नमस्कार जी, मैं पूनम चौहान देहरादून से एंड ज्योति जी के बताने पे मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ, मिशन न्यू इंडिया हमारा और नरेंद्र मोदी विचार मंच में। तो मैं ये कहूँगी ज्योति जी ने जो मेरे बारे में कह दिया बहुत ज़्यादा है। वो खुद इस कोरोना काल में जब चारों तरफ इतना डर व्याप्त था, लोग डर रहे थे, इवन हम भी इनके लिए, ये जिस तरह से हम तो घर बैठ करके कुछ दे पा रहे थे एंड ये जा करके लोगों के बीच में वो राशन का वितरण कर रही थी ये सब। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपने जितना सराहनीय कार्य किया है, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं वैसे भी मैं हमेशा से ही कहिए कि बचपन से कभी जब भी किसी दुखी को देखती थी, चाहे वो लोग हों कि जानबूझ करके अपने मतलब भाई वो भीख मांगने के उद्देश्य पेरेंट्स को बिना बताए उनके कपड़े उठा करके दे दिया करती थी। तो वो एक मन में भाव बचपन से ही था और आज तक भी अगर बना हुआ है तो वो ईश्वर की कृपा समझेंगे इसको, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा मन, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं उन लोगों के लिए कि जो किसी भी तरह की मदद की इच्छा रखते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा मैं किसी के कुछ काम आ सकी, सिर्फ इतना सा एक जीवन में ध्येय है मेरा। और मुझे अच्छा लगता है, मैंने बीच में कहा भी था, बस्ती में सामने बच्चे हैं कि अगर एजुकेशन के लिए किसी भी चीज के लिए हेल्प की जरूरत है, मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूनम जी। अब वही बात आती है, फिर दोबारा रिपीट करती हूँ मैं इस विषय को कि सरकार की चुनौतियों में क्या संगठन मददगार हो रहे हैं। तो जिस तरह से हम सबकी बातें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संगठन पहले पहुंचते हैं, सरकार की मदद या योजनाएं आने में समय लगता है। लेकिन जो आपके स्थानीय संगठन होते हैं या जहाँ पे तकलीफ है, जैसे अभी नवीन जी ने बात की कानपुर में दुर्घटना हुई है, तो वहाँ पर पहले आसपास के लोग या समाज के लोग या स्वेच्छा से जो समाज के कार्य करते हैं वो लोग पहले पहुँच जाते हैं, उसके बाद और मदद मिलती है। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी, यहाँ पे पूनम साहू जी हैं। जी मैम। पूनम साहू जी। जी जी, हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ मैम, बिल्कुल सही आप कह रही हैं मैम कि हाँ कोई जी, आ रही है समाज में सबसे पहले आसपास के लोग हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो स्वेच्छा से कार्य करते हैं, वो ही सबसे पहले आते हैं। पहली प्राथमिकता उन्हीं की जरूरत भी होती है। तुरंत आसपास के लोगों की ही जरूरत होती है, चाहे वो खाना देना हो, चाहे वो पानी देना हो, अगर जाने में कुछ हुआ तो चाय पानी देना हो, सबसे पहले उन्हीं की जरूरत पड़ती है, मदद उन्हीं की होती है। उसके बाद सरकार आती है, जो भी सरकार की जो भी कार्य है सब वो करते हैं, लेकिन सरकार का सहयोग स्वयंसेवी संस्थाएं ही कर रही हैं और उनको करना चाहिए सर। ये सब हम सबकी ड्यूटी है, हम सबको करना चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल, ठीक। हम सभी सामाजिक प्राणी। यहाँ पे एक अनुरोध